सो वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है फैक्टरिंग। तो इस सर्विसेज के बारे में जानने से पहले मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये TYPF का FM का चैप्टर नंबर 5 जो कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग है उसके अंदर के ये टॉपिक है। तो मैं आपको अभी फैक्टरिंग के सर्विसेज के बारे में बताऊंगी, किस तरीके से सर्विस का मतलब इमर्जेंस हुआ था और किस तरीके से सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है, वो सारा हम डिस्कशन अभी देखने वाले हैं। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट देख लेते कि ये सर्विसेज होती क्या है। तो इसके अंदर 3 पार्टीज आती है। देखो, आपको पता होगा कि नॉर्मल बिजनेस वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90 to 80% जो बिजनेसेस होते हैं वो क्रेडिट के ऊपर चलते हैं। और क्रेडिट जब मतलब टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस को चलने के लिए उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, क्योंकि बिजनेस क्रेडिट पे होगा वो अच्छी बात है, बट लिक्विडिटी भी तो मेंटेन करनी ज़रूरी है ना। तो लिक्विडिटी पर्पज़ के लिए बिजनेस को बहुत सारी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और उस एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा समझेगा। अब समझो हमारा यहाँ मिस्टर ए है, ये जो है वो एक फर्म के पास मतलब एक कंपनी है या फिर फर्म समझ लो, फर्म मैं समझ रही हूँ, ये फर्म है। ये इस फर्म के पास जाके क्या करता है, गुड्स परचेज करता है और ये फर्म भी गुड्स को सेल कर देती है। तो यहाँ ये परचेज करने गया और उसने सेल कर दिया। क्या किए, गुड्स, जो भी गुड्स हो गए वो। अब जब पैसों की बारी आई तो हमारे कस्टमर ने बोला फर्म को कि फर्म मैं तुझे आफ्टर मुझे थोड़ा बहुत क्रेडिट पीरियड दे, उस क्रेडिट पीरियड के जब वो मेच्योरिटी आएगी तब मैं आपको पैसा पे कर दूंगी। एंड फर्म को भी लगता है कि भाई यस, क्रेडिट देना भी ज़रूरी है कस्टमर को। तो ये फर्म भी समझो उसको 30 डेज़ का पीरियड दे देती है क्रेडिट का। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 30 डेज़ का उसको क्रेडिट पीरियड भी मिल रहा है। कितना, 30 डेज़ का वो क्रेडिट पीरियड देती है। और हमारे गुड्स के ट्रांजेक्शन ये बड़ा हो रहा है, समझ लो या 50 लाख के गुड्स जो है वो इसको बेचे है। एंड ये कस्टमर बहुत बड़ा कस्टमर ऐसा समझो आप। तो 50 लाख के गुड्स जो है उसने क्रेडिट पे बेच दिए। अब ये बिजनेस है, इसने 50,000 के गुड्स तो क्रेडिट पे बेच दिए, बट इसको अपने वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा। समझो इसने सामने किसी पार्टी से रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, ये पार्टी आप समझ लेना। तो ये पार्टी जो है इसने इसको रॉ मटेरियल भेजा था। अब इसका पैसा तो कहीं ना कहीं, ये फर्म का पैसा तो यहाँ ब्लॉक हो चुका है ना, या 50,000 रुपीज़ तो ब्लॉक हो चुके, कस्टमर उसको 30 डेज बाद में देने वाला है। तो अब ये बिजनेस को चलने के लिए, अब इस फर्म को अपना बिजनेस चलाने के लिए किस तरीके से क्या कुछ करेगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब इस बिजनेस को सहारा कैसे मिलेगा, तो तब हमारी फैक्टरिंग सर्विसेज पिक्चर में आती है। एंड इससे पहले अगर देखा जाए तो अब ये सामने वाला बंदा जिसने, ये समझो होलसेल, ये समझो आपका मैन्युफैक्चरर है, आप समझो होलसेलर हो, और ये वाला बंदा समझ लो यार रिटेलर है। अब रिटेलर ने इसके पास से गुड्स क्रेडिट पे खरीदे कितने, 50 लाख के। एंड अब ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो इसके पास से पेमेंट मांग रही है। होलसेलर बोल रहा है कि भाई मेरा पैसा ना 50 लाख रुपीज़ आगे कहीं अटका हुआ है, तो वो मेरे डेटर्स जब मुझे देंगे तब मैं आपको लौटा दूंगा। बट कहीं ना कहीं इस मैन्युफैक्चरर को अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरुआत करने के लिए पैसा तो चाहिए होगा। तो वो फर्म को रिक्वेस्ट करेगी कि नहीं भाई मुझे तो पैसा अभी का अभी चाहिए, तुम कैसे भी अरेंज करो, नहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो अब इस फर्म को किसी ना किसी बंदे का सहारा चाहिए होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने रिटेलर के पास से पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि बिजनेस ऑब्वियसली ट्रेड मतलब एक क्रेडिट के ऊपर चलता है। और आप हर एक बिजनेसमैन को थोड़ा बहुत तो मोहलत देते हो लाइक डेज़ की, कि भाई मुझे 30 डेज़ में पेमेंट कर देना, 50 डेज़ में पेमेंट कर देना। तो अब आती है हमारी सर्विस, ये कौन सी फैक्टरिंग की सर्विसेज पिक्चर में आती है। तो ये हमारा प्रोड्यूसर वाला पार्ट जो है मैं रब आउट कर देती हूँ। अब जब बिजनेस के अंदर इतनी लिक्विडिटी क्रंच आने लगे तो कहीं ना कहीं बैंक एंड गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि एक सर्विसेज कुछ और सर्विसेज का इमर्जेंस किया जाए। तो अब होता क्या है, ये हमारी फर्म है, इसको क्या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ चुकी है। बिजनेस को चलाने के लिए इसके बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी क्रंच देखने मिल रहे हैं। अब ये हमारी फर्म जो है वो बैंक के पास जाके पैसा मांगती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेगी वहाँ कि भाई आपकी क्रेडिट वर्थिनेस देखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेसेस भी बैंक के पास से लोन लेने से ज़्यादा मतलब वो इतना प्रेफर करते हैं कि लाइक
छोटी छोटी कोई विदाउट नो मतलब विदाउट फॉर्मेलिटीज़ कोई अच्छा सा क्रेडिट मिल जाए तो अच्छा है। तो ये फैक्टरिंग की सर्विस के अंदर यही होता है, ज़्यादा कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं होता है एक्चुअली, एंड शॉर्ट पीरियड के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब ये फर्म जो होती है वो क्या करती है, फैक्टरिंग एजेंसी के पास जाती है। यह मैं फैक्टरिंग एजेंसी का ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारी फैक्टरिंग एजेंसी है। अभी फैक्टरिंग एजेंसी क्या है, इसमें कौन कौन से रोल हो गए वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी फैक्टरिंग एजेंसी है। तो ये बिजनेस क्या करेगा, इस फैक्टरिंग एजेंसी के पास जाएगा और डिमांड करेगा कि भाई देख मेरे पास बहुत सारे डेटर्स हैं, मेरे पास मेरे 50 लाख के डेटर है, तो तुम क्या करो, ये 50 लाख के डेटर जो है वो तुम रख लो, ये मेरे 50 लाख के डेटर जो है तुम रख लो, एंड मुझे इसके बदले में तुम पैसा दे दो, मुझे तुम इसके बदले में पैसा दे दो। अब फैक्टरिंग एजेंसी जो होगी वो बोलेगा भाई इतने जल्दी से तो मतलब ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता, मैं कोई या चैरिटी खोल के थोड़ी बैठा हो जो मैं आपको डायरेक्टली दे दूँ 50 लाख, मुझे भी मेरे भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, तो वो भी अपना कोई टर्म एंड कंडीशन रखेगा और उसके तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड होती है। अब देखो जब फर्म इसके पास गई फैक्टरिंग एजेंसी के पास, तो अब देखना ज़रूरी है कि फैक्टरिंग एजेंसी कौन कौन सी होती है, कौन कौन से बंदे फैक्टरिंग एजेंसी के तरीके से काम कर सकते हैं। नॉर्मली होती है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कोई भी दूसरे भी मतलब जिसके पास ज़्यादा फाइनेंसिंग होगा वैसे दूसरे भी बंदे हो सकते हैं। तो ये फैक्टर के पास जाते हैं। अब इस फैक्टरिंग एजेंसी को हम ना नॉर्मल सेंस में फैक्टर भी बोल सकते हैं, मैंने ऐसे ही फैक्टरिंग एजेंसी लिखा है ताकि ये थोड़ा टेक्निकल टर्म भी बना रहे। तो ये फैक्टरिंग एजेंसी और ये फर्म, ये दो पिक्चर में अभी है फिलहाल। तो अब फैक्टरिंग एजेंसी क्या बोलेगी, देख तेरे पास 50 लाख के डेटर्स तो है, जो तेरे डेटर्स है तो मेरे पास डिस्काउंटिंग कराने आया है, उसमें से मैं पूरा 50 लाख रुपीज़ तुझे पे नहीं करूँगी, मैं इसमें से थोड़ा पैसा जो है वो अपने पास रिजर्व रखूँगी और बैलेंस अमाउंट जो है वो मैं तुझे एडवांस में पे कर दूँगी। तो सपोज़ यहाँ हम देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो ये 50 लाख ये 100% अमाउंट है, इसमें से फैक्टरिंग एजेंसी ने 90% अमाउंट है ना वो आपको वापस कर देगी। तो कितना आएगा, 45 लाख रुपीज़ जो है वो आपको एडवांस में दे देगी, और ये जो 5 लाख बचा हुआ है वो अपने पास रिजर्व मनी रखेगी। क्या रखेगी, अपने लिए रिजर्व मनी रखेगी, रिजर्व अमाउंट। और ये इसका मतलब ये रिजर्व अमाउंट मतलब 10% जो उसने पास रखा है अपने पास, तो ये जब हमारी फैक्टरिंग मतलब ये फैक्टरिंग एजेंसी फर्म के रेटर के पास से जब ये रिकवर कर लेगी ये पैसा, तब ये 10% का अमाउंट जो है वो ये अमाउंट भी वापस उसको रिफंड कर देगी। अब होता क्या है कि 10% अमाउंट रखने का मकसद ये है कि भाई इन केस अगर आपके डेटर ने पैसे नहीं दिए तो हमारा आपके मतलब 10% अमाउंट तो हमारे पास रिजर्व है, तो उस केस के अंदर हम आपके पास से भी वसूली कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी लगेगा भाई मेरे 10% अमाउंट वहाँ अटके हुए, डेटर ने पैसे नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं लॉस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से ये एज अ सिक्योरिटी जो है वो 10% अपने पास होल्ड करके रखती है हमारी फैक्टरिंग एजेंसी। एंड फिर जब कस्टमर फैक्टरिंग एजेंसी को आकर पैसा दे देता है तब फैक्टरिंग एजेंसी जो है वो 10 रुपीज़ का ये अमाउंट 10% का अमाउंट है वो भी वापस कर देता है। अब यहाँ पिक्चर में आता है हमारा एक और रोल कि फैक्टरिंग एजेंसी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो कोई जन सेवा तो कर नहीं रही है, उसको भी तो कुछ बदले में कुछ मिलना ज़रूरी है। तो फैक्टरिंग एजेंसी फर्म को कमीशन चार्ज करेगी उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। क्या चार्ज करेगी, कमीशन चार्ज करेगी। कमीशन भी चार्ज होगा। यस तो ये कमीशन चार्ज करेगा, और कमीशन नॉर्मली होता है लाइक 2%, 1%, डिपेंड करता है आपके सर्विसेज के टर्म क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली कमीशन चार्ज करेगी। और वो कमीशन के अमाउंट जो है वो पहले ही अपने पास रख लेती है, मतलब ये 90% अमाउंट जो है पे करने वाली ना 45 लाख, उसमें से वो अपना कमीशन भी पहले ही काट के रख लेती है, क्योंकि भाई उसको कमीशन की इनकम उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब उसका मोटिव से मेन तो है कि कमीशन प्रोवाइड करना, अर्न करना, तो कमीशन की अमाउंट अपने पास रख लेगा। और फिर ये जो 45 लाख रुपीज़ इसके ऊपर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी वो चार्ज करेगा। एडवांस मनी मिल रहा है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ही ना, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा जो कि हमारे फर्म के लिए कॉस्ट बनेगी। तो यह फर्म के लिए दो कॉस्ट हो सकती है, एक हो सकती है होगी, मतलब एक तो होगा कमीशन, फैक्टर का कमीशन, और दूसरा होगा फैक्टर जो एडवांस पे कर रहा है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा ना, वो कोई जन सेवा थोड़ी कर रहा है। तो ये 45 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो
एंड ये फैक्टर का कमीशन, ये दो टाइप के यहाँ आपको एक्सपेंसेस मतलब फर्म को एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। अब और इसके अंदर कोई देखने लायक चीज़ वो ये है कि देखो फर्म को अभी एडवांस मनी मिल रहा है, तो हमारी पिक्चर अभी तक है क्या कि देखो ये हमारी एक टाइम लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ मेरी फर्म जो है इसने 50 लाख के गुड्स जो है वो क्रेडिट पे बेच दिए, 50 लाख के गुड्स जो है वो क्रेडिट पे बेच दिए। अब यहाँ समझो मैं 1 अप्रैल ले रही हूँ और यहाँ समझ लो आप 31 मई ले लेते हैं, तो ये कुछ 2 मंथ का ये आपको पीरियड दिख रहा है। एंड जैसे कि हमने देखा था हमारे एग्जाम्पल के अंदर कि मैंने इसको 30 डेज़ का पीरियड दिया है, मतलब मुझे ना 30 अप्रैल को पैसा मिल जाएगा, 50 लाख का अमाउंट जो है मुझे 30 अप्रैल को मिल जाएगा। बट मुझे तो पैसा आज चाहिए, मुझे तो 1 अप्रैल को पैसा चाहिए, तो 1 महीने के बाद आने वाला पैसा मेरे लिए मतलब अभी मैटर नहीं करता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मुझे यहाँ ये फैक्टरिंग एजेंसी के पास जाना होगा और अमाउंट डिमांड करनी होगी। फैक्टरिंग एजेंसी जो है वो पूरा 100% अमाउंट पे नहीं करता है, वो एडवांस मनी के अकॉर्डिंगली 80% अमाउंट या 90% अमाउंट देता है और बाकी का बचा हुआ रिजर्व मनी अपने पास रखता है। इसके लिए वो कमीशन चार्ज करेगा और जो एडवांस मनी देगा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, मतलब वो फैक्टरिंग एजेंसी चार्ज करेगी। तो ये कुछ इस तरीके से पिक्चर है। अब आगे की पिक्चर ये है कि जब फर्म, तो यहाँ देखो अब कंक्लूजन यानी कि अब इस अप्रोच को थोड़ा हम कंसोलिडेट कर देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, फर्म, ये फैक्टरिंग एजेंसी और हमारा या डेटर। तो हम ये डेटर्स जो है वो यहाँ डिस्काउंट कराते हैं फैक्टरिंग के पास, फैक्टरिंग एजेंसी के पास, और फैक्टरिंग एजेंसी एडवांस दे देता है। कमीशन भी चार्ज होगा और इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। और अब देखो 3 अगर आपको क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट एक्चुअली पूछते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो पार्टीज टू फैक्टरिंग, 3 पार्टीज होती है नॉर्मली। कौन कौन सी पार्टी? सबसे पहला फर्म, सेकेंड होगी हमारी फैक्टरिंग एजेंसी, एंड थर्ड जो होगा वो उसके अंदर होगा हमारा डेटर खुद। तो ये 3 पार्टीज यहाँ इन्वॉल्व होती है। अब हम टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग देखेंगे, फैक्टरिंग कौन कौन से उसके अंदर टाइप्स इन्वॉल्व है। टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, मेनली 4 टाइप्स ही है जो लगता है कि भाई हाँ डिस्कस करने लायक है, बाकी तो जितने देखे उतने कम है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको करा रही हूँ। सबसे पहला पिक्चर में आता है हमारा डिस्क्लोज फैक्टरिंग। डिस्क्लोज फैक्टरिंग, डिस्क्लोज फैक्टरिंग के बाद आता है एक अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग। थर्ड कंसेप्ट होगा इसके अंदर लाइक आपका है रिकोर्स फैक्टरिंग। एंड फोर्थ वाला जो होगा वो होगा नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। तो ऐसे 4 टाइप की फैक्टरिंग इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोज फैक्टरिंग एंड अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है बुक के अंदर। बुक के अंदर जो क्वेश्चन अगर पूछा गया तो एक नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है, दूसरा रिकोर्स फैक्टरिंग। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग का एक और नाम है, याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलेंगे यहाँ सेंस रिकोर्स। जानते हो मेरा मतलब कि डिस्क्लोज फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ यही है कि जो आपके एग्रीमेंट के अंदर जो पार्टीज जो है, मतलब पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 3 पार्टीज जो है, इन तीनों को एक दूसरे के बारे में पता है, मतलब ये तीनों जो है वो अवेयर है। ऑल दी पार्टीज आर अवेयर, और मतलब ऑल दी पार्टीज आर अवेयर अबाउट फैक्टरिंग एग्रीमेंट। मतलब कि यहाँ डेटर को भी पता है, फर्म को भी पता है, और फैक्टरिंग एजेंसी तो ऑब्वियसली वो सर्विस प्रोवाइडर है, तीनों को इन्फॉर्मेशन है कि भाई हम इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर हुए। फिर डिस्क्लोज फैक्टरिंग एंड अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग की बात की जाए तो किसको पता नहीं होगा? ऑब्वियसली आप खुद ही गेस कर सकते हो यहाँ किसको पता नहीं होगा। ये हमारा डेटर जो होगा वो अवेयर नहीं होगा इस सर्विसेज के बारे में, मतलब ये फर्म और फैक्टरिंग की एजेंट्स की सर्विस जो है वो अनडिस्क्लोज होगी, वो उन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है और वहाँ हमारे डेटर को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर आता है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखो ये हमारी जो फर्म है,
फर्म नहीं है, मैं ये एजेंसी समझ लो, आपकी फैक्टरिंग एजेंसी समझ लो, और ये हमारी फर्म। अभी सर्विसेज तो लेती है यहाँ से एंड प्रोवाइड भी कर देती है हमारी फैक्टरिंग एजेंसी, बट क्या भरोसा ये जब फैक्टरिंग एजेंसी जो है वो फर्म के डेटर के पास से पैसा लेने जाए, फर्म के डेटर के पास से पैसा लेने जाए और डेटर पूरे पैसे दे दे। मतलब कि यहाँ चांसेस है कि बैड डेट्स हो सकते हैं, बैड डेट्स हो सकते हैं। तो इन चांसेस को ये मतलब बैड डेट्स के जो चांसेस है वो तो कुछ कम होने नहीं वाले हैं। तो मतलब ये हमारी जो एजेंसी है वो बोलेगी तुम्हारी डेटर की गारंटी मैं क्यों लूँ, तुम्हारे डेटर अगर डूब जाते हैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे आके पेमेंट करो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास एक तो 2% या फिर 3% नॉमिनल अमाउंट ऑफ कमीशन चार्ज कर रहा हूँ, और ऊपर से तुम लोग बोल रहे हो कि भाई तुम्हारे डेटर भी मैं बेयर करूँ। तो फिर ये फैक्टरिंग एजेंसी मतलब फर्म को ये इन्फॉर्म करते हैं, फर्म को भी लगता है कि हाँ भाई मेरे अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो इन केस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस फैक्टरिंग एजेंसी को जाके पेमेंट करूँ। अब यहाँ कुछ और भी सर्विसेज के ऑप्शन है कि आपके जो बैड डेट्स का रिस्क है वो अगर आप इंश्योर करवाना चाहते हो फैक्टरिंग एजेंसी के साथ तो आप वैसा भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई फिर मेरी कहीं ना कहीं सर्विसेज का कमीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं उसको ऐसा ही बोल दूँ फैक्टरिंग एजेंसी को कि इन केस मेरे डेटर्स जो है वो पेमेंट नहीं करते हैं तुमको, तो ये मेरी फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आके उनकी बिहाफ पे आपको पेमेंट करूँ। तो अब जब हमारी फर्म ने कोई मतलब बैड डेट्स का जो रिस्क है वो इंश्योर ही नहीं करवाया, मतलब बैड डेट्स का जो रिस्क है, रिस्क ऑफ बैड डेट्स जो है वो इंश्योर नहीं करवाया, अनइंश्योर है, तो हम उसको बोलेंगे रिकोर्स फैक्टरिंग। उसको क्या बोलेंगे? रिकोर्स फैक्टरिंग। मतलब एजेंसी की यहाँ इतनी सर्विसेज अवेलेबल होगी कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा, आपको पेमेंट कर देगा एडवांस जो भी मनी है आपका वो, और जब मेच्योरिटी आएगी तब आपको वापस उस मतलब अगर डेटर आपके अनेबल होते पेमेंट करने से तो वहाँ आपको उसको आके पेमेंट करना है। अब हम देखते हैं कि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होता है। तो देखो इसके अंदर हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इसके अंदर रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर आप ऐसा लिख सकते हो कि लाइक रिस्क ऑफ बैड डेट्स अराइज। हालांकि कमीशन जो होगा वो लो रेट ऑफ कमीशन यहाँ आपको इनकर करना होगा। एंड दूसरा, अब नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग का नॉर्मली देखा जाए तो सम के अंदर अजम्पशन भी किया है काफ़ी सारे सम्स के अंदर, बट वो हम सम्स के साथ देखेंगे, मतलब अभी कंसेप्ट देखना ज़रूरी है। तो यहाँ ये रिस्क ऑफ बैड डेट्स ये छोड़ो, पहले हम फर्म देखते हैं। तो फर्म के जो बैड डेट्स है, तो अब क्या होगा कि फैक्टरिंग एजेंसी बोलती है कि भाई हम हमारे आपके जो बैड डेट्स का जो रिस्क है, तो उसमें से आप चाहो तो हमारे साथ एग्रीमेंट कर सकते हो कि हम आपके बैड डेट्स के रिस्क को है ना इंश्योर करवा सकते हैं, बट इसके लिए हम आपके पास से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें, मतलब कमीशन जो है वो हाई रेट ऑफ कमीशन यहाँ चार्ज होने वाला है। तो यहाँ समझो हमारे रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर 2% कमीशन चार्ज कर रहे थे, तो यहाँ 2% नहीं होगा, फिर यहाँ पिक्चर के अंदर हाई रेट ऑफ कमीशन चार्ज होगा। फिर वो समझो यहाँ सपोज 18% कमीशन चार्ज कर रहे होंगे आपके ऊपर, वो बोलेगी कि इन फ्यूचर आपके डेटर्स पैसा नहीं दे पाए तो फिर वो हम बैड डेट्स का रिस्क हम बेयर करने के लिए रेडी है। आपको आपका एडवांस मिल गया तो फिर वहाँ आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। मतलब अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम आपके डेटर के पास से पैसे रिकवर करें, एंड आपको इसके लिए हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हाई रेट ऑफ कमीशन पे करना होगा। एंड कहीं ना कहीं इसके अंदर बिजनेस को फ़ायदा ये होता है कि उनको एडिशनल अमाउंट ऑफ लोन नहीं लेना पड़ता है। एडमिन कॉस्ट जो होगी, लाइक आप किसी बंदे को अपॉइंट करते हो एजेंट को कि भाई जा तू वसूली भाई बन के मेरे डेटर के पास से पैसा वसूल करके आओ, तो ये सारी सर्विसेज को मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट बिजनेस को इनकर्ड होती है। बट जब ये फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल कर लेता है तब उसको ये कॉस्ट इनकर्ड नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी कॉस्ट जो है वो हमारी फैक्टरिंग एजेंसी झेल रही है। तो कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स जो होगी वो सारी कॉस्ट यहाँ ख़त्म हो जाती है। जैसे आप सम सॉल्व करोगे इसी के साथ ये सर्विसेज भी आपको अच्छे से ज़्यादा समझेगी। बट अभी जैसे मैंने आपको बताया नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर एक तो मतलब एडवांटेज तो ये होगा कि भाई रिस्क ऑफ बैड डेट्स नॉर्मली क्या नॉट अराइजेस, रिस्क ऑफ बैड डेट्स आर नॉट अराइज्ड, रिस्क ऑफ बैड डेट्स डू नॉट अराइज। और दूसरा यहाँ डिसएडवांटेज ये होगा कि आपके पास ना रेट ऑफ कमीशन जो होगा वो यहाँ ज़्यादा होगा,
रेट ऑफ कमीशन जो होगा ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी तो इंश्योर हो, मतलब आपकी रिस्क ऑफ बैड डेट्स भी तो इंश्योर हो रहे, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ठीक लगता है ये ऑप्शन तो आपको ये चूज़ करना चाहिए। और ये ऑप्शन जो होगा वो आपके मतलब जो भी बिजनेस का फाइनेंस एक्सपर्ट होगा वो आपको एडवाइस करेगा, उसके अकॉर्डिंगली होता है। बट हमें क्वेश्चन में ऐसे बोले कि बीइंग अ फाइनेंस एक्सपर्ट आपको बताना है कि भाई आपको ये ऑप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट बन के हमको फिर आंसर करना पड़ेगा। तो हम अभी 2 क्वेश्चन देखेंगे वैसे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा समझेगा। तो अभी हम सम नंबर 8 के साथ शुरुआत करेंगे, ये भी मैं मिटा दे रही हूँ। चलो सम पढ़ लेते हैं फटाफट से। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, टर्नओवर ऑफ टीसीएस इज ₹120 लाख ऑफ विच 80% ऑन क्रेडिट। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म ये था कि फैक्टरिंग एजेंसी जो है वो नॉर्मली नॉर्मली क्या वो क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही अवेलेबल होती है। फैक्टरिंग एजेंसी सर्विस क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही अवेलेबल होती है, क्योंकि वहाँ ही तो बैड डेट्स आएंगे, वहाँ ही तो डेटर्स आएंगे। जब आप कैश शेयर करो तो वहाँ कौन सा रिस्क आने वाला है। यस, तो ये फैक्टरिंग की एजेंसी की सर्विसेज जो है वो क्रेडिट के ऊपर ही आती है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल्स दिया होगा तो आपको वहाँ कैश का जो सेल्स होगा, कैश सेल्स लेस करना होगा, और क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही कमीशन चार्ज होगा, फिर वो एडवांस मनी देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टर्नओवर ऑफ टीसीएस लिमिटेड इज ₹2, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, सॉरी, इज 120 लाख ऑफ विच 80% ऑन क्रेडिट। तो 120 लाख जो है वो टोटल सेल्स है, उसमें से उसका क्या बोला है कि भाई 80 लाख जो है वो हमारा क्रेडिट के ऊपर है। $80 लाख क्रेडिट के ऊपर है, तो इसका अमाउंट निकाल देते हैं ना अभी। 120 का 80%, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके 96 लाख रुपीज़ जो है वो इतना सेल्स जो है वो आपका क्रेडिट सेल्स है। उसमें से बोला है डेटर्स आर अलाउड फॉर 1 मंथ क्लियर ऑफ टू ड्यूज, मतलब कि आपको पैसा डेटर के पास 1 महीने बाद मिलने वाला है, बट आपके बिजनेस को अभी फाइनेंस की ज़रूरत है। अ फैक्टर इज़ विलिंग टू एडवांस 90% ऑफ द बिल अमाउंट। फैक्टर विलिंग है कि भाई मैं आपको 90% अमाउंट ही दूंगा, मतलब 10% अमाउंट जो है वो अपने पास एज अ रिजर्व मनी रख रहा है सिक्योरिटी के लिए। एंड फॉर फीस 2% प्लस उसका मतलब ये 2% फीस का मतलब है वो जो भी एडवांस पे करेगा, मतलब वो प्रोवाइड कर रहा है ना, उसके ऊपर वो चार्ज करने वाला है इंटरेस्ट के तौर पे, लाइक। प्लस वहाँ आपको बोला 5% कमीशन भी मिलेगा, 5% कमीशन ऑन टोटल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स, और टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स, मतलब कि 96 लाख का जो आपको प्रोवाइड कराया है ना, उसके ऊपर आपको 2% का कमीशन चार्ज करना होगा। TCS एज अ रिजल्ट ऑफ अरेंजमेंट इज लाइकली टू सेव 1 लाख रुपीज़ पर एनम इन मैनेजमेंट कॉस्ट एंड अवॉइड बैड डेट्स ऑफ 1% ऑन क्रेडिट सेल्स। ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि आपका TCS जो है वो नॉर्मली अगर ये फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल नहीं करता तो उसको कहीं ना कहीं 1 लाख रुपीज़ के जो है वो एडमिन कॉस्ट, मतलब कि वसील, अगर समझो वो किसी एजेंट को अपॉइंट करता तो उस एजेंट को ऐसा लाइक सर्विसेज उसको ये पेमेंट करना पड़ता। और इसी के साथ साथ बोला कि 1% ऑन क्रेडिट्स आपको एक प्रोविजन और बैड डेट्स को रिस्क समझ के आपको इतना प्रोविजन करना पड़ता, लाइक 1%, क्योंकि 96 लाख का 1% कितना होगा, 9.6 लाख, और प्लस वो आपकी 1 लाख की जो आप एजेंट को पे करने वाले, तो कैसे कहीं ना कहीं 10,60,000 का अमाउंट आपके बिजनेस के अंदर जाने वाला है अगर आप फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल नहीं करते हो। बट हमको देखना है कि फैक्टरिंग प्रपोजल हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, तो वो हम कैलकुलेशन करेंगे। एंड अ बैंक हैज़ केम फॉरवर्ड टू मेक एडवांस ऑफ 90% of the debt at an annual interest of 18%, however its proceeding fees will be 2%। मतलब अगर आप फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल नहीं करते हो तो आपको कहीं ना कहीं बैंक के पास से जाके लोन लेना पड़ेगा। अब लोन लेंगे तो वहाँ बैंक आपके पास 18% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 2% उसकी प्रोसेसिंग फीस होगी, एंड आपको वो भी आपको 90% अमाउंट ही देने वाला है। तो आपको कंसिडर करना है कि आपको फैक्टर के पास से सर्विस लेनी है या फिर बैंक के पास से लेनी है। तो हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट का, एंड जहाँ आपको कम कॉस्ट पर मतलब आपको बियर हो रही है फिर वो हम ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो फटाफट मुझे लगता है ये सब मैं आपके साथ सॉल्व करूं, बुक का तो लिखा हुआ है ही बट सॉल्व करना भी ज़रूरी है। यस, तो हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ना मैं यहाँ लूँगी कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। ये प्रोफार्मा जो होगा ना, वो प्रोफार्मा आपको इस तरीके से ही बनाना है। पहले आप कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग लिखोगे, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग मतलब यहाँ ना जो भी आप उसको कमीशन पे करने वाले हो वो
उसके पास वो मतलब जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस या जो भी है वो लेने वाला है वो, और बाद में आपको लेस करनी होगी जो आप बैंक से लेने वाले सर्विसेज है ना, बैंक से लेने वाली सर्विसेज। तो मतलब अब आप फैक्टरिंग की सर्विसेज मतलब बैंक से लेने वाली सर्विसेज का कॉस्ट कितना होगा, फिर नेट बेनिफिट जो आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि ये सर्विस में प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। बट इस कंपैरिजन से पहले देखो, ये तो फैक्टर की कॉस्ट हो गई, बट इसके अकॉर्डिंगली हमें और भी यहाँ सेविंग्स कितनी कितनी हुई है यहाँ ऐड हो जाएगी। सेविंग्स कितनी कितनी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्टरिंग की सर्विसेज अवेल करते हो तो आपको एडमिन कॉस्ट जो पहले आप वसूली भाई को देते थे, फिर आपकी लोन प्रोसेसिंग फीस आप बैंक को देते थे, ये दो कॉस्ट कहीं ना कहीं आपकी रिड्यूस हो जाती है इस फैक्टरिंग सर्विसेज को अवेल करने की वजह से। तो ये कॉस्ट का जो बोलते हैं ना आपका कॉस्ट रिडक्शन वो आप ऐड करोगे। ये फैक्टर की सर्विसेज जो है वो नॉर्मली नेगेटिव में आएगी, आप उसको पैसा पे कर रहे हो तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा, और ये आपका कैश इनफ्लो हो रहा है कहीं ना कहीं, और इनफ्लो एंड आउटफ्लो का नेट ऑफ करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये बेनिफिशियल है कि नहीं। तो अभी शुरुआत कर लेते हैं हम हमारे सम के साथ। वही तो फॉर्मेटिंग ड्रॉ कर रही हूँ, तब तक आप भी ड्रॉ करोगे मेरे साथ, कि आप बहुत मज़े करते हो, फिर मैं यहाँ बोलती रहती हूँ और मस्त आप मतलब देखो ऐसे ही। तो फॉर्मेटिंग ड्रॉ करते आप भी मेरे साथ कर रहे हो ना। यू जो आप देख रहे हो मैं उसको ही बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं कल देख रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और वहाँ ना जेठालाल को इंग्लिश मतलब बोलने की एक बारी आ जाती है कि आप इंग्लिश बोल के बताओ। मतलब एक लेटर पढ़ना होता है और वो सोडा शॉप पे बैठे होते हैं, एंड उसमें अय्यर उसको फोर्स करता है कि लाइक जेठालाल अब तुझे ये इंग्लिश का लेटर पढ़ना पड़ेगा, और जेठालाल को इंग्लिश आती नहीं है। तो वो क्या बोलता है, यू वाइट चांदला ग्रीन शर्ट। तो बहुत फनी इंसिडेंस था। तो मतलब मैं किसी को यू कैसे करती हूँ तो मुझे उसका ही याद आता है, लाइक क्या मतलब एक्टिंग है। और ऊपर से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था ना कि मेरे क्लास में तो मुझे मतलब वो मेरी जा वाला सॉन्ग, तो वो लाइक वो काके चिढ़ाते हैं। तो शायद उन्होंने मेरा ये वीडियो देख लिया था प्रीवियस वीडियो, एंड मैं क्लास में गई थी ना, तब मेरे सामने जो वो गाना बजाया ना, एम्बैरेसिंग मोमेंट। एंड फिर मेरे सर का लेक्चर भी था, तो मुझे कहीं ना यही डर था कि यार मैं कहीं बोल ना दूँ कुछ भी। लाइक यार ऐसा ही होता है कि बैक ऑफ द माइंड हमारे जो सॉन्ग्स चलते हैं हमारे मुंह से निकल जाते हैं। फिर ऐसा सिचुएशन कभी हो ना कि मतलब मुझे क्लास में से निकाल दिया जाए। यस, तो अभी मेरा फॉर्मेट ड्रॉ हो चुका है, बातें भी कर लिए, तो अब सम के ऊपर भी आ जाते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ, ये आपको पर मंथ निकालना है। यहाँ पर मंथ का हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग, आप लिखोगे यार स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ नेट फैक्टरिंग। थोड़ा कलरिंग लिखते हैं यार, थोड़ा मैं हाईलाइट बड़ा कर लेती हूँ। स्टेटमेंट शोइंग क्या, नेट फैक्टरिंग कॉस्ट, नेट कॉस्ट। हाँ, सबसे पहले कौन सी फैक्टर की कॉस्ट सारी होगी वो लिख लेंगे। तो यहाँ लिखोगे कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो हमारी पिक्चर में हो क्या रहा है वो वर्किंग नोट के अंदर आप देख सकते हो। यहाँ 96 लाख का हमारा क्या है पूरा, कौन सा है, से क्रेडिट सेल्स। ये डेटर्स हमने क्या किए, फर्म के पास से, सॉरी फैक्टरिंग एजेंसी के पास से डिस्काउंट कराई। ये हमारी प्यारी सी एक फर्म ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। फर्म, ये 90 लाख के जो क्रेडिट सेल्स के जो है डेटर्स के लिए ये डिस्काउंटिंग कराती है उसके पास से। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि वो सामने वाला जो फैक्टरिंग एजेंसी आपको 90% अमाउंट ही देने वाली है, और यस 90% अमाउंट ही वो देने वाली है। तो आप देखोगे यहाँ तो 90 लाख की जो अमाउंट है, सॉरी 96 लाख की अमाउंट जो है उसमें से वो
कौन सी कितना अमाउंट देने वाली है, 90% ही। तो 96 लाख के ऊपर 90% लो तो कहीं ना कहीं वो 86,40,000 रुपीज़ ही देने वाली है, और उसमें से वो अपना कुछ और एक्सपेंसेस भी लेस करेगी। सबसे पहले तो ये होगा यहाँ कि 96 लाख पे ना वो अपना कमीशन चार्ज करेगी। कमीशन कितना है, 5%। हमेशा याद रखना, फैक्टरिंग एजेंसी के अंदर जो भी कमीशन चार्ज करता है सामने वाली फैक्टरिंग एजेंसी, वो क्रेडिट सेल्स, पूरे के पूरे क्रेडिट सेल्स के ऊपर चार्ज करती है, पूरे के पूरे क्रेडिट सेल्स के ऊपर चार्ज करती है। तो ये यहाँ 96 लाख की अमाउंट में से पहले अपने कमीशन को लेस कर देगी। %5 ऑन 96 लाख कितना आएगा, 4,80,000 रुपीज़ आ रहा है, 4,80,000 मेरा कमीशन आ रहा है, और ये मेरा एनुअल कमीशन, और हम मंथली स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वहाँ मंथली स्टेटमेंट के कैलकुलेशन के टाइम आपका उसको मतलब 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे। और इसी के साथ साथ वो यहाँ 2% की जो है प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ लेने वाला है, ये फीस भी लेने वाला है, फीस भी लेने वाला है। मतलब कि 80 लाख के ऊपर ये कुछ फीस भी, प्रोसेसिंग फीस जो कि वो एडवांस प्रोवाइड करा, तो उसके ऊपर उसको फीस भी तो चार्ज करेगा ना, तो फीस का अमाउंट भी हम लेंगे यहाँ। ऐसा ही है, यस। तो 86 लाख पे 2% वो 1,72,800 की जो है वो फीस चार्ज करेगा। ये भी हमारा एनुअल है, तो कहीं ना कहीं समझो हम इसको 12 मंथ से डिवाइड कर दे तो हमारा मंथली मिल जाएगा एक्चुअली। तो ये यहाँ मेरा मंथली आ रहा है 14,400 रुपीज़। और 4,80,000 को भी कहीं ना कहीं हम डिवाइड कर ही देते हैं 12 मंथ से, तो यहाँ मेरा इसको भी अगर आप 12 मंथ से डिवाइड करते हो तो आपको 40,000 रुपीज़ पर मंथ कॉस्ट आ रहा है, 40,000 रुपीज़ पर मंथ कॉस्ट आ रहा है। तो ये एक कॉस्ट हो गई, और ये एक कॉस्ट हो गई मेरी मंथली कॉस्ट। तो मैं फैक्टरिंग के कॉस्ट में लिख सकती हूँ ये फीस वाली कॉस्ट, दूसरी मेरी कौन सी होगी, कमीशन जो मैं पे कर रही हूँ वो। तो फीस वाली मेरी अमाउंट थी यहाँ कितनी थी, फीस वाली अमाउंट 14,400, और ये 40,000 का आप पर मंथ उसको कमीशन पे कर रहे हो, 40,000 का आप उसको कमीशन पे कर रहे हो। तो इन दोनों का टोटल कर लो, 54,400 जो है वो मेरी पूरी कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब हम देखते हैं कि भाई इस फैक्टरिंग की वजह से हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है वो, अब मैंने जब इस सर्विस अवेल कर ली तो अब मुझे वो एक्सपेंसेस को पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेविंग इन एक्सपेंसेस ड्यू टू फैक्टरिंग, कौन कौन से एक्सपेंसेस जो वो मेरे सेव हो जाएंगे फैक्टरिंग की वजह से। सबसे पहला जो आपको ये बैंक एडवांस दे रहा है ना 90% अमाउंट, आपके जो डेट मतलब वो भी क्या कर रहा है, आपके जो क्रेडिट सेल्स है 96 लाख, उसके ऊपर 90% अमाउंट वो भी देने के लिए रेडी है, बट वो यहाँ 18% का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब बैंक 18% इंटरेस्ट चार्ज करेगी, प्लस उसकी 2% प्रोसेसिंग फीस भी होगी। बैंक इंटरेस्ट कितना होगा, 96 लाख रुपीज़ के ऊपर 18% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, और उसी के साथ साथ आपका इंटरेस्ट जो है वो मैं यहाँ 1/12 मंथ का ले रही हूँ। यस, क्या क्या 96 लाख इंटू 18% डिवाइडेड बाय 1, तो इसकी कॉस्ट है इंटरेस्ट ओके 96 लाख रुपीज़ जो है, बट 96 लाख रुपीज़ की पूरी अमाउंट जो है यस उसके ऊपर मुझे कितना लेना है, 18% इंटरेस्ट लेना है डिवाइडेड बाय 12। तो मेरी कॉस्ट आ रही है 1,44,000 आ रही है। एंड दूसरा यहाँ मेरा फीस जो होगी वो प्रोसेसिंग फ़ीस,
ओके, बैंक फाइनेंस। ओके ओके ओके, ये बैंक फाइनेंस की कॉस्ट हमें दूसरे प्रपोजल के अंदर कैलकुलेट करना होगा। अभी तो हमारे सब नॉर्मल सेविंग एंड एक्सपेंसेस, सेविंग एंड एक्सपेंसेस मतलब बैंक का जो ये फाइनेंसिंग है वो दूसरे इसके अंदर आएगा। आप ये मत लिखना अभी, ये बैंक फाइनेंसिंग है दूसरे स्टेटमेंट के अंदर आएगा, वो अलग से लिखेंगे। अभी हमारे सिर्फ एक्सपेंसेस सेव हो रहे हैं, हम उसकी डिटेल ही लिखनी है। तो यहाँ हमने एक्सपेंसेस कौन कौन से सेव हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो लगने वाले थे 1,00,000 रुपीज़, आप किसी वसूली भाई को बुला के ये पैसा रिकवर करवाते। और दूसरा यहाँ है कि आपका 1% बेड डेट्स का जो रिस्क है वो आप फैक्टरिंग सर्विसेज की लेने की वजह से वो अभी क्या है इंश्योर हो जा रहा है। तो यहाँ एक एजम्पशन ये होगा, बुक वालों ने एजम्पशन नहीं मतलब प्रोवाइड किया, बट यहाँ आप सर्विसेज जो मतलब ये फर्म ले रही है वो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग इन्होंने अज्यूम किया है। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग मतलब यहाँ फैक्टरिंग एजेंसी आपकी बेड डेट्स की मतलब बेड डेट्स का कॉस्ट भी बियर करने वाली है। तो एडमिन कॉस्ट का तो आपका एक्सपेंसेस बच ही जाएगा, कितना है 1,00,000 रुपीज़ क्लियर कट। इसी के साथ साथ आपका और कौन सा एक्सपेंसेस बचने वाला है, 1% ऑन क्रेडिट सेल्स, मतलब ये 9,60,000 का ये जो है ना, इसके ऊपर आप 1% बेड डेट्स कैलकुलेट करो ना तो 9,60,000 आएगा। तो यहाँ मेरा नेट ऑफ कितना आता है, बट ये बेड डेट्स का कॉस्ट ओके, ये मैंने एनुअल ले लिया। यहाँ एनुअल की जगह आप मंथली लोगे, मंथली कर दो इसको भी, एंड 9,60,000 जो है वो इसको भी मंथली कर दो। ये मंथली है, एडमिन कॉस्ट पर एनम है, ओके यस। तो इसको हम हमारा आंसर आएगा यहाँ, एंड 9,60,000 डिवाइडेड बाई 12 करो तो यहाँ आ जाएगा 80,000। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 80,000 या 8,000। सेविंग इन बेड डेट्स 1%, 8 लाख के ऊपर 1% लिया है। यस ओए एक मिनट, वही नहीं सॉरी एक मिनट, यस तो मेरा बराबर है, ये मुझे कैलकुलेशन लिखना बराबर था एकदम। इसके ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 12 मंथ का निकालो तो ये मेरा 8,000 आया, और अब दोनों का टोटल करो तो 16,333 रुपीज़ ये मेरा क्या आ रहा है, ये सेविंग हो रही है एक्सपेंसेस के अंदर। और अगर फैक्टर को अपॉइंट करती हूँ तो मेरा खर्चा हो रहा है 54,400 रुपीज़। तो अब आप खुद ही बता दो ना आपका एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंस ये इतना मेरा एक्सपेंस होने वाला है और मेरी सेविंग्स इतनी ही है। तो यहाँ तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि भाई मुझे यहाँ ये फैक्टरिंग का जो है नेट फैक्टरिंग कॉस्ट, माइनस करो 54,400 माइनस 16,333, तो आपका यहाँ आंसर आएगा नेट फैक्टरिंग कॉस्ट 38,607। यस ये हमारी फैक्टरिंग की कॉस्ट है। तो आपको ये फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको ये क्लियर कट दिख रहा है आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये कैलकुलेशंस जो होता है वो ऐसा नहीं है कि सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आपको अंधाधुंध ले लेनी है। आपको पहले फाइनेंस एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो क्या इवैल्यूएशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना होता है। तो फाइनेंस बीइंग फाइनेंस एक्सपर्ट मतलब हम खुद को अज्यूम कर रहे हैं, तो हमने ऐसा इवैल्यूएशन दिया है कि भाई हमारे फर्म को फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल नहीं करनी चाहिए तो हम बैंक के मतलब बैंक के पास से जाके अगर पैसा देते तो हमको क्या कॉस्ट होती, तो वो देखना भी इतना ही इंपॉर्टेंट। तो अब बैंक फाइनेंसिंग देखते हैं। तो बैंक भी यही बोल रहा है कि भाई मैं आप तुमको क्या करूँगा, 96 लाख का जो आपका क्रेडिट सेल्स है उसके ऊपर मैं 18% का आपको इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, एंड फॉर 12 मंथ फॉर 1 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका कैलकुलेशन करो। तो ये उसका बैंक फाइनेंसिंग की कॉस्ट ये है। बट यहाँ देखो क्वेश्चन के अंदर ना 18% पर मंथ, ओके 18% पर मंथ, पर मंथ है क्या, पर एनम, ओके पर एनम है। हम खुद 96 लाख ले लो,
96 लाख के ऊपर 18% बैंक फाइनेंसिंग है, उसके ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो यहाँ 1,44,000 आ रहा है मेरा। तो देखो यहाँ कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है। मैंने ये क्वेश्चन किया था एक्चुअली क्लास के अंदर भी, मतलब मुझे जब नहीं समझ आता ये टॉपिक तब मैंने भी क्वेश्चन रेज किया था कि यहाँ पर मंथ है तो फिर तो मतलब ये आपका ये गलती है एग्जामिनेशन, मतलब ये बुक के अंदर या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ अगर ये 8% पर एनम बोलते हैं तो फिर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, बट यहाँ इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलती की है। एंड एफएम की बुक के अंदर बहुत सारी मिस्टेक, अगर आप लीज परचेसिंग आगे के चैप्टर्स देखोगे तो वहाँ मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ ना 1,44,000 का अमाउंट आ रहा है, और ये प्रोसेसिंग फ़ीस जो है जो कि वो 2% ले रहे हैं, तो वो भी 96 लाख के अमाउंट के ऊपर 2% फॉर 1 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, वो 16,000 आ रहा है। ये परफेक्ट है, इसमें कुछ झोल है पक्का। और फिर ऑन बेड डेट्स, ओके, एंड यहाँ आपके बेड डेट्स में तो थोड़ी बेड डेट्स जो है वो भी सिक्योर थोड़ी हो रहे हैं। बेड डेट्स फैक्टरिंग के अंदर तो उन्होंने इंश्योर करवाए थे, बेड डेट्स का रिस्क जो था वो 96 लाख के ऊपर 1% फॉर 1 डिवाइडेड बाई 12 मंथ। तो यहाँ भी कुछ 8 लाख का जो यहाँ 8,000 का एक्सपेंसेस, मतलब ये रुपीज़ इन लाख का जो फिगर है वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया होगा। मतलब यहाँ ये सारे आप समझ लेना, रुपीज़ इन लाख वगैरह वगैरह। रुपीज़ इन लाख ने एक्चुअली यहाँ लाख का जो है वो उन्होंने न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा नहीं लिखा है, वर्ड्स में लिखा है। तो आपका यहाँ कॉस्ट जो होगा वो कितना आएगा, 16,000 प्लस 8,000 प्लस 1,44,000। तो यहाँ 1,68,000 कॉस्ट आती है, बट पता नहीं है बुक वालों ने यहाँ कैसे लिया है ये इंटरेस्ट का अमाउंट। बिकॉज देखो 1,20,000 था, ये तो पूरा का पूरा सेल्स है, उसमें से 80% हमारा क्रेडिट, तो 96 लाख आया। उसको डिवाइडेड बाई 12 क्यों किया है फिर, डिवाइडेड बाई 12 क्यों किया है फिर? अगर हम मंथ का लेते हैं तो ठीक है, मंथ का ले लिया, अब उसके ऊपर 18% आप चार्ज करोगे तो 1,44,000 ही आता है, 1,44,000 ही आता है। 12 दो बार पता नहीं क्यों डिडक्ट किया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये सम का इतना ही कंक्लूजन है कि आपका ये आंसर जो है वो इतना ही आने वाला है। बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस इतनी है और फैक्टरिंग की इतनी है। तो अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको लेना है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप कि 1,68,000 बैंक के पास से इतना कुछ हमें इनकर्ड हो रहा है, एंड अगर हम फैक्टरिंग को अपॉइंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे 38,067 इतना मुझे एक्सपेंसेस बियर करना पड़ता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं फैक्टरिंग सर्विसेज फिर हो जाएगी हमारी बेनिफिशियल। वाई? बिकॉज बैंक के पास से 1,68,000 आप पे करोगे, उससे अच्छा ठीक है ना, ये फैक्टर कुछ थोड़ी सी अमाउंट ले रहा है हमारे पास से 38,000 की, तो इसके लिए ये सर्विसेज अवेल करनी जरूरी है। मतलब फैक्टरिंग सर्विसेज अब हमारे फेवरेबल में है। हमने सिर्फ मतलब देखा था कि इतने एक्सपेंसेस बच रहे हैं और ये इसके बेसिस के हमने डिसीजन ले लिया, बट हमें बैंक फाइनेंसिंग का ऑप्शन भी चेक करना चाहिए। वहाँ कहीं कम अमाउंट में लोन मिल रहा है तब तो फैक्टरिंग एजेंसी अवेल नहीं करनी चाहिए। बट यहाँ अभी हमने जब फाइनल कंक्लूजन देखा तब हमें पता चला कि फैक्टरिंग एजेंसी इज़ बेनिफिशियल नाउ। यस तो अभी ये एक सेशन यहाँ ख़त्म करूँ या क्या करूँ? आगे एक फटाफट एक और समय फटाफट देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। और यहाँ ना आप एनालिसिस ही करेंगे, हम एनालिसिस ही करेंगे। होने क्या वाला है देखो, हाइपोथेटिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड इज बिफोर एंड आफ्टर फैक्टरिंग गिवन एज बिलो। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, मतलब यहाँ कुछ बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट assumptions आर made in constructing this statement. The available receivables of the firm are equal to 2% 2 month sales. All the sales are on credit basis. Goods sold is equal to 60% of the sales. Admin cost जो है वो आपको लगने वाली है कितनी, 4 लाख रुपीज़ की लगने वाली है अगर आप फैक्टर को अपॉइंट नहीं करते हो। तो इसी के साथ साथ आपको 8 लाख का कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस भी पे करना है। बेड डेट्स जो होगा 5% ऑन ग्रॉस सेल्स के ऊपर इनकर्ड हो गया अगर आप फैक्टर अपॉइंट नहीं करते हो। तो फैक्टरिंग चार्जेस जो होंगे, पता कि फैक्टर का कमीशन जो होगा वो 2% ऑन टोटल क्रेडिट सेल्स जो होगा वो उसके ऊपर होगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर एज वेल एज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन एडवांस इज अज्यूम टू बी 18%, मतलब कि ये फैक्टर भी 18% के ऊपर एडवांस पे करने वाला और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको 18% के ऊपर ही एडवांस पे करने वाला है। द मार्जिन मनी इज एट द रेट ऑफ 10%, मतलब कि रिजर्व मनी जो होगा
फैक्टर अपने पास जितना रखेगा वो 10% अमाउंट अपने पास रिजर्व रख लेगा। और मार्जिनल मटेरियल कॉस्ट सेव्ड बाय 2.5% लोअर प्राइस ट्रेड डिस्काउंट। और मतलब ये सारी जो ये तो मतलब फैक्टरिंग एजेंसी के रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल बोला है कि आपको इतना ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, जैसे आप बचपन में करते थे लाइक 11th-12th के बोलते ना पुराने दिन, तो वो आपके ज़माने के दिन जब हो गए 11th-12th वाले, तो वो सुनहरा गोल्डन पीरियड, तो वो उसके अंदर आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब देखा होगा। तो यहाँ ये तो ये आपका नॉर्मल ना ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब वो जब सीखा होगा 11th-12th में अंदर, तो जैसे वो आपने किया था वैसा ही करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है वो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर फैक्टरिंग किस तरीके से आपको क्या एक्सपेंसेस हो रहे थे वो दिया है। तो आपका ये सारे एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ते थे बिफोर फैक्टरिंग, एंड आफ्टर फैक्टरिंग का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन रहा है। अब कितने एक्सपेंसेस बच रहे हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, अगर आप फैक्टर को अपॉइंट नहीं करते तो आपको एडमिन एक्सपेंसेस लगते, वो आपको 3 लाख का दिया हुआ है। अब इस 3 लाख देखो, ये टोटल 4 लाख के एडमिन एक्सपेंसेस है, 4 लाख के एडमिन एक्सपेंसेस है, उसमें से 1 लाख का कुछ है क्रेडिट डिपार्टमेंट। अगर मतलब क्रेडिट डिपार्टमेंट को आपने दिया है कि भाई तू मेरे लिए, मैं तुझे अपॉइंट करता हूँ तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे डेटर्स के पास से पैसे लेके आ, और 3 लाख का जो वो अदर कुछ जनरल हो गई। तो यस, 3 लाख के एक्सपेंसेस इसके हो गए, 1 लाख वो क्रेडिट को दे रहा, मतलब 4 लाख का हमारा हिसाब किताब यहाँ हो चुका है। सेलिंग एक्सपेंसेस आपको ऑब्वियसली इनकम करना ही पड़ेगा, फैक्टर अपॉइंट करो या ना करो। और बैड डेट्स के एक्सपेंसेस तभी इनकम होगी जब आप फैक्टर अपॉइंट नहीं करते हो, फैक्टर अपॉइंट नहीं करते हो। तो ये 2 कॉस्ट है, वो 6 लाख तो आपका यही हो गया है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कब आएगा? जब आप क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन कब आएगा? जब आप फैक्टर की एजेंसी मतलब फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल नहीं करते हो और आप बैंक के पास से जब आप जाके वहाँ से क्रेडिट लेते हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके ऊपर 1,80,000 का एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो अभी तक हमने कितना देखा, 3 लाख पहले था, फिर 3 लाख 4, देखो अभी तक मुझे सबसे पहले मैंने 3 लाख के कुछ एडमिन थे, प्लस 1 लाख का मैं क्रेडिट डिपार्टमेंट को दे रही हूँ, प्लस उसके साथ मेरे बैड डेट्स का लॉस था 3 लाख का, और उसी के साथ साथ मेरा 1,80,000 का क्या है, 1.8 लाख का बैड डेट्स का लॉस है। टोटल मेरे एक्सपेंसेस कुछ इस तरीके से अगर मैं फैक्टर को अपॉइंट नहीं करती हूँ तो। यस, बट यहाँ ये है कि आपको यस एक एक्सीडेंटल पॉइंट ये था, क्या ये जो 4 लाख रुपीज़ है ना, उसमें से आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट है वो 1 लाख, मतलब वसूली भाई को जितना दे रहे हो ना वही फैक्टर का कॉस्ट, मतलब फैक्टरिंग की वजह से इतना ही सेव हो रहा है। ये 3 लाख के बाकी के जो है ना, ये जनरल एक्सपेंसेस है, मतलब ये आपका फैक्टरिंग के कोई मतलब फैक्टरिंग के साथ किसी का इसका कोई मेल नहीं है। या क्रेडिट मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो बचेगी आपकी, बैड डेट्स की कॉस्ट बच जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन की बच जाएगी। तो ये 3 लाख का जो एडमिन है वो जनरल नेचर का है, मतलब वो आप फैक्टर अपॉइंट करो कि नहीं करो फर्म को इनकर होने ही वाला है। तो ये एक्सीडेंटल पॉइंट था जो हमारी मतलब मेरी तरह मतलब मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, बट ठीक है ना, एक्सीडेंटल पॉइंट आपके लिए भी आपको पता चला है, तो अब आप भी ये बुक के अंदर मार्क कर सकते हो कि भाई ये जनरल नेचर का है, वो तो हमारा नॉर्मल आएगा, बट 1 लाख का जो क्रेडिट रिस्क का क्रेडिट डिपार्टमेंट का जो अमाउंट है वो आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ मेरी कुछ ना इतनी कॉस्ट सेव हो रही है, तो 5,80,000 की कॉस्ट मेरी सेव हो रही है। प्लस यहाँ मटेरियल का भी कुछ डिस्काउंट दिया है ना, द मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंस assumed with this मार्जिन कॉस्ट सेव्ड बाई 2.5% ऑन लोअर प्राइस रेट डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। ओके, तो मतलब फैक्टरिंग के बाद आपको कुछ डिस्काउंट भी मिला है मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल कितना है, 18 लाख के ऊपर 2.5% निकालो तो 45,000 आपका आता है। तो वो भी आपका कहीं ना कहीं सेव हो चुका है, मतलब आफ्टर अपॉइंटिंग। इसका कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ये जस्ट इतना है कि भाई जब फैक्टर को आपने अपॉइंट किया था उस पीरियड के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हुए और उसके अकॉर्डिंग 45,000 की कॉस्ट के अंदर भी रिडक्शन हो चुका है। तो 5,80,000 हमारे पहले थे और उसके अंदर 45,000 एक्चुअली ऐड हो गए, तो टोटल कुछ 6,25,000 का बेनिफिट हो रहा है। इतने हमारे सेव हो रहे हैं जब हम फैक्टर को अपॉइंट करते हैं। बट फैक्टर को अपॉइंट करने की तो हमारे एक्सपेंसेस सेव हो रहे हैं, बट फैक्टर को अपॉइंट करने के लिए भी तो कुछ एक्सपेंसेस लगे होंगे ना। यस, तो वो देखते हैं। तो आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप 3 लाख का तो दिखेगा, सेविंग एक्सपेंसेस आपको देखो, और फैक्टर का कमीशन जो है वो एक नया आएगा, और फैक्टर ने जो एडवांस पे पेमेंट मतलब पैसा चार्ज किया होगा, ये 2 कॉस्ट कंपनी को नई इनकर होने वाली है। तो हमारा सेल्स देखते हैं सबसे पहले। सेल्स कितना है, 60 टू सेल्स, तो हमारा सेल्स को यहाँ 60 लाख आ रहा है, 60 लाख का सेल्स है। पूरा का पूरा सेल्स यहाँ इन्होंने क्रेडिट सेल्स लिया है,
इसमें से फैक्टर देखो कितना अमाउंट वापस कर रहा है, कमीशन जो है वो 2% होगा ग्रॉस अमाउंट उनकी, 10% अमाउंट वो अपने पास रख रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने देखा था। यस, मार्जिन मनी, मार्जिन मनी का मतलब ये होता है कि भाई वो इतना पैसा ना अपने पास रख रहे हैं, 10% अमाउंट रिजर्व अमाउंट अपने पास रख रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं 90% अमाउंट हमको मिल रही है, 54 लाख रुपीस मिल रहा है हमको। उसके ऊपर ये हमारा फैक्टर जो है वो चार्ज करने वाला है 2% कमीशन। तो 1,08,000 रुपीज़ उसका कमीशन होगा। इसी के साथ साथ वो 18% हमारा इंटरेस्ट भी चार्ज करने वाला है पर एनम। इस 54 लाख के ऊपर वो 18% का इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है, विच इज़ लाइक 9,72,000 रुपीज़। बट ये एक मिनट रुकना, रिजर्व अमाउंट कितना आया, 60 लाख का कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर चार्ज किया है। तो क्रेडिट सेल्स जो था वो 60 लाख था, उसमें से उसके कमीशन आ चुका है हमारे पास कितना, कमीशन जो था वो 1,02,000 हमने, हाँ इसका 2% हमने यहाँ ये कैलकुलेट कर लिया, तो इतना अमाउंट तो हम फैक्टर को पे करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट बची है 60 लाख माइनस 2%, तो 5,88,000 आपकी इतनी अमाउंट आपके पास आनी चाहिए। $58,80,000 की अमाउंट आई है, तो वो हमारी यहाँ आ चुकी है। फिर इसके ऊपर 10% अमाउंट ये रिजर्व रखते हैं, इसके ऊपर 10% अमाउंट रिजर्व रखते हैं। तो यहाँ तो देखो ये कमीशन का ये कुछ कैलकुलेशन अलग है, जो मैंने पहले आपको जो सम एक्सप्लेन किया था ना उसके अंदर के लॉजिक एकदम बढ़िया है। एंड इस सम्स के अंदर ये है कि कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको एज ए रिजर्व मनी रखा है। बट पहले वाले सम के अंदर हमने देखा था तो उसके अंदर क्या था, डायरेक्टली पहले 10% निकाल दिया रिजर्व मनी और उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर चार्ज किया गया था। बट कमीशन तो हालांकि क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही हमेशा चार्ज होता है। रिजर्व अमाउंट क्या करेगी, वो कमीशन चार्ज करने के बाद जो मनी रहा है बचा है उसके ऊपर वो 10% अमाउंट अपने पास रिजर्व्स रख रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं वो पैसा भी गया। अब और ऊपर से जो अमाउंट वो अपने कमीशन मतलब अमाउंट जो भी थी क्रेडिट सेल्स की उसमें से कमीशन काट लिया, 10% रिजर्व्स डिस्कार्ड कर लिए डिडक्ट, और उसके बाद जो अमाउंट बचती है 52,92,000, तो उसके ऊपर वो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर हम आपके ऊपर 18% का इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं। तो 52,92,000 के ऊपर 18% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो अमाउंट रहेगी 9,52,560 रुपीज़। तो ये अमाउंट यहाँ आ चुकी है। और ये इंटरेस्ट चार्ज फॉर द 2 पीरियड, ओके, ये इंटरेस्ट चार्ज ऑन 2 पीरियड फॉर द दिस मंथ। तो ये इंटरेस्ट जो है वो आपको 2 महीने के लिए आप ये सर्विस अवेल कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर 2% का ही मतलब 2 मंथ का ही इंटरेस्ट लगने वाला है। अब ये सेविंग्स तो हमने देख ली थी, और अब फैक्टर का कमीशन कितना था, 1,20,000 हमने, ओके यहाँ मैंने गलती क्या की, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिली मिस्टेक ये हुई है कि हमेशा मैंने तो आपको यही बोला ना कि क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही आप कमीशन चार्ज करोगे। मैंने गलती से मतलब मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी मैंने जितना अमाउंट 90% अमाउंट के ऊपर ही कमीशन चार्ज किया। कमीशन इज़ ऑलवेज चार्ज ऑन 2% कमीशन जो है, मैं बोल परफेक्ट रही थी बट मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया था कि क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही करना है। तो 1,20,000 का एक्चुअली हो रहा है चार्ज, क्या, कमीशन। यस, और इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो है वो इंटरेस्ट ऑन एडवांस भी हो जाएगा। किससे, ये हमारी लास्ट की अमाउंट बची थी ना 92,000, इसके ऊपर हमने 18% कैलकुलेट किया था, तो हमारा आया था आंसर 9,52,000। पर ये एनुअल था, इसमें से हमें 2 मंथ का ही लेना है। 952,562 डिवाइडेड बाई 12, तो एनुअल 2 मंथ का ही हमने ये सर्विसेज अवेल करी, तो 2 मंथ का इतना ही आएगा। तो ये आपकी कॉस्ट है और ये बेनिफिट है, बेनिफिट माइनस कॉस्ट करोगे
तो आपको नेट फैक्टर बेनिफिट मिल जाएगा 9,46,240 रुपीज़। तो अब यहाँ आप बैंक फाइनेंसिंग का ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है, यहाँ आपको बोल रहा है कि फैक्टरिंग एजेंसी सर्विस आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कि जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए। तो यहाँ तो हमारा कंक्लूजन आ जाता है कि भाई आपको फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल करनी चाहिए, क्योंकि आपका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट के अकॉर्डिंगली। तो इसी के साथ ये 2 सब मैंने कंप्लीट कर लिए है एंड बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है मैंने जितना हो सके मेरी साइड से। एंड अब आपको थोड़ा इनिशिएटिव लेना होगा, आगे की फैक्टरिंग के सब आप खुद सॉल्व कर सकते हो आई थिंक सो अब। एंड ना समझे तो फिर मैं हुई, आप मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना। एंड यस, विद दिस एंडिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।